हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 25 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, खासतौर से एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एसएससी जीडी का टारगेट बैच भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है और वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में भी, बिहार एसएससी में भी, इसके अलावा और डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। जो यह वृत्त आप देख रहे हैं ना, यह निरूपित कर रहा है सब्जियों को। ठीक है, वृत्त के अंदर जो भी है वह क्या है आपका, वृत्त के अंदर जो भी है वह आपका सब्जी है। त्रिभुज जड़ों को, जो त्रिभुज है यह निरूपित करता है जड़ों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बोला है कि वर्ग जो है वह कठोर मृदा को, यह वर्ग है, यह किसको दर्शाया है, यह दर्शाया है आपका कठोर मृदा को। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक आकृति आपका और बच रहा है आयत। आयत किसको दर्शाया है, आयत दर्शाया है गर्मियों को। ठीक है, चलिए आयत का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयत का मतलब है गर्मी। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन आपका क्या पूछा है देखिएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, यहाँ पे अक्षर बहुत सारा दिया गया है, उसमें से हमें वैसे अक्षर को चुनना है जो उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। हमें क्या खोजना है यहाँ पे, कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में तो उगता है लेकिन कठोर मृदा में नहीं। ठीक है, कठोर मृदा में नहीं। तो कठोर मृदा को यहाँ पे कौन निरूपित कर रहा है, वर्ग, यानी वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों में कॉमन, क्योंकि जड़ वाली सब्जी जो गर्मी में उगता है, हमें क्या देखना है, जड़ वाली सब्जी जो गर्मी में उगता है। तो यह आपका त्रिभुज जड़ के लिए हो गया, आयत आपका गर्मी के लिए और सर्किल सब्जी के लिए। तो तीनों में हो, तीनों में तो कॉमन हो लेकिन कठोर मृदा में नहीं हो। तो ऐसा लेटर आप इसमें से देखिए जो इस तीनों आकृति में कॉमन हो, इस तीनों में, वह क्या है आपका डी। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को बस आपको आंसर चुन लेना है। ठीक है, चलिए जितना ज़्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा उतनी आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए यह क्वेश्चन आपका नंबर 2 जो है वो आपका एनालॉजी से है। लेटर एनालॉजी हो या फिर वर्ड एनालॉजी हो या फिर नंबर एनालॉजी हो, यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से। इसका जो संबंध इसके साथ है ना, वही संबंध इसका किसके साथ होगा। कहने का मतलब यह है कि इससे इसको बनाने के लिए जिस लॉजिक का उपयोग किया गया है उसी लॉजिक का उपयोग करके इस वर्ड से कौन सा वर्ड आपका बनेगा। यानी हमें यहाँ पे लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। आइए कोशिश करते हैं। पहला लेटर से पहला लेटर इसका बनाते हैं। देखिएगा बी है आपका 2 नंबर पे और एल है 12 पे। तो 2 से 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 10 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एम है 13 पे, 13 में प्लस 10 करेंगे 23, 23 का मतलब है डब्लू। डब्लू से आरंभ होने वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा और डब्लू से कोई भी ऑप्शन आपका शुरू नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे। आगे देखिए तो फिर यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, गौर से देखिएगा। अब इसके आखिरी लेटर से इसका पहला लेटर बना के देखिए। के कितना पे है, के आपका है 11 पे और एल 12 पे, तो +1 किया गया है। यानी इसके आखिरी से इसका पहला लेटर, उसी प्रकार से इसके आखिरी से इसका पहला लेटर हम बनाते हैं। तो N 14 पे +1 करेंगे 15, यानी क्या आ जाएगा आपका, O आ जाएगा। आखिरी से पहला लेटर बनाया गया है और इसी ऑर्डर में आपका आगे बढ़ा है। आगे चलिए, सी है यहाँ पे 3 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। तो इसमें किया है +1 और दूसरे लेटर में किया है -1। तो यहाँ भी दूसरे लेटर में हम क्या करेंगे, -1। तो आई होता है 9 पे, -1 करेंगे तो 8, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओ के बाद एच, ओ के बाद एच कई ऑप्शन में है, थोड़ा और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए ओ से क्या बनाया है, पी। तो ओ आपका 15 पे, पी 16 पे, यानी कि +1। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेटर में +1, अगले में -1, फिर क्या हुआ +1।
+1। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जी आपका 7 पे है, +1 करेंगे तो 8, यानी ओ के बाद एच, ओ के बाद एच वाला केवल एक ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से यह दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी लॉजिक का उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है और पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है। कुछ आगे बढ़िएगा तो बाकी चीज़ आपका ऑप्शन से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर से आपका क्वेश्चन है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो बड़ी वैल्यू को देखते रहिएगा। देखिए 30 यहाँ पे इस दोनों के मदद से बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, 17 और 13 का जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक यहाँ पे है, इसको हम लोग कन्फर्म करेंगे अगले से। 26, 16, 42 जो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा उसको यहाँ पे हम लोग कन्फर्म कर लिए। अब यहाँ से कन्फर्म हो गया तो आगे उसी लॉजिक को लगा दीजिए। 39 और 15 कितना हो जाएगा, 54, यानी विकल्प बी हमारा आंसर। इन दोनों का सम बीच में, इन दोनों का सम बीच में, उसी तरह से इन दोनों का सम हम लोग इसके बीच में रखेंगे। बहुत ही सिंपल यह क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। पेपर को यहाँ पे क्या किया गया है, किस तरीके से मोड़ के और उसको काटा गया है। तो हम लोग इसमें गिनते रहेंगे कि कितने तह में पेपर को मोड़ा गया। तो सबसे पहले देखिए यह पूरा आपका पेपर है, यहाँ पे कट है, मतलब इस तरीके से पेपर को मोड़ा गया, मतलब कितना फोल्ड हो जाएगा, 2। फोल्ड की संख्या पर आप ध्यान रखिएगा। फिर से इसको मोड़ा गया, यानी फोल्ड का संख्या कितना हो जाएगा, 4। पहले तो सीधे मोड़ा गया तो 2 हो जाएगा, फिर इस तरीके से इसको मोड़ा गया, यानी कि 4 फोल्ड। अब जब इस तरीके से इस पर कट लगाया जाएगा उस केस में क्या होगा कि ऐसा ऐसा कितना बनेगा, 4 बनेगा। ध्यान रखिएगा यह जो चीज़ है वो कितना बनेगा, 4, क्योंकि 4 फोल्ड में इसको ऑलरेडी हम लोग मोड़ चुके हैं। अब हर फोल्ड में सर्कल भी होगा, वाई भी होगा और यहाँ पे जो आपका लाइन है वो होगा। तो 4 तो होगा, सब में 4 है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें सर्किल ही गायब है। हर जगह सर्किल होगा, सर्किल इसमें नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, लाइन गायब है। या जो लाइन है उसको भी तो आना पड़ेगा ना, लाइन गायब है। यहाँ पे भी लाइन गायब है आपका। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे अपना आंसर पिक कर पा रहे हैं। विकल्प सी जो है वह इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा यहाँ पे लॉजिक हम लोगों को लगाना है और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगला देखिए नंबर 5 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि देखिए हमें क्या करना है, अगली आकृति को चुनना है। ठीक है, श्रृंखला का यह आपका क्वेश्चन है। जिस तरीके से यह आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शेप आएगा, आकृति आएगा, उसका पता लगाना है। तो इसके पोजीशन को एक बार गौर से देखिए। पहले यहाँ पे है, अगले में कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसकी बारी यहाँ पे है, अब कहाँ आ जाएगा, अब आपका इस पोजीशन पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, गौर से देखिए। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ देखिए, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ पे। यानी जो फाइनल हमारा आंसर होगा उसमें यह शेप यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एकमात्र आकृति है जिसमें है, और वह कौन सा है, विकल्प डी। तो विकल्प डी जो है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा जो पोजीशन है वो दो ऑप्शन में होता, उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम लोग लाइन की स्थिति से पता लगाते। लाइन पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो आगे 4 होगा। पहले यहाँ पे, फिर नीचे, फिर यहाँ पे, तो अब ऊपर में हो जाएगा। यानी लाइन कहाँ आएगा, ऊपर में। ऊपर में लाइन आपका दो ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आपका बनना है वह विकल्प डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी सबका चेहरा दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा का मतलब है कि आपको सबका चेहरा कहाँ रखना है, नीचे की ओर रखना है। उत्तर दिशा बोले तो ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा बोले तो सबका चेहरा आपको नीचे की ओर रख लेना है। ठीक है, 5 व्यक्ति को बैठने के लिए हमने जगह बना लिया और सबका चेहरा दक्षिण दिशा यानी कि नीचे की ओर। क्लियर। चलिए यह चीज़ आप समझ रहे होंगे। हमेशा उत्तर दिशा जो होता है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है। दक्षिण दिशा जो होता है नीचे होता है। दाहिने तरफ पूरब दिशा होता है और बाईं ओर हमेशा आपका पश्चिम दिशा होता है। यह बिल्कुल हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों का बायां होगा यहाँ पश्चिम, जो दाहिना होगा वह पूरब, ऊपर में होगा उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो बोला है सबका चेहरा दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की ओर। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला है, क्यू मध्य स्थान पर बैठा है। क्यू कहाँ पे बैठा है, मध्य में, यानी यहाँ पे आपका क्यू है। क्यू को बिल्कुल बीच में आपको बिठा देना है। ओके, चलिए आगे। पी पश्चिम सिरे पर बैठा है। पी कहाँ पे है, पश्चिम सिरे पर। तो पश्चिम सिरा तो इधर होगा, यानी यहाँ पे आपका पी बैठा हुआ है। पी कहाँ बैठा है, पश्चिम सिरे पर। अगर पूरब सिरे पे बोलता तो हम लोग यहाँ पे बिठाते। ठीक है, आगे चलिए। बोला टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। यानी क्यू के एक ही तरफ टी और आर दोनों बैठा है। मतलब एक चीज़ पक्का है कि टी और आर के लिए तो इधर जगह है नहीं, इधर ही जगह है। तो इसी तरफ आपका टी और आर दोनों होगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसी तरफ टी और आर दोनों होगा क्योंकि टी और आर दोनों क्यू के एक ही तरफ है। तो इस तरफ तो दो जगह है नहीं कि टी और आर बैठेगा, यानी टी और आर पक्का इसी तरफ होगा। मतलब इस दोनों में से किसी एक जगह टी दूसरे जगह आर होगा, लेकिन यहाँ से यह पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली टी और आर कहाँ पे होगा। आगे क्लियर होगा। आगे देखिए क्या बोला है, पी और आर के बीच दो व्यक्ति, P और R के बीच दो व्यक्ति, तो R को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, R को पक्का हमें यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी तो P और R के बीच में दो व्यक्ति होगा। और जब R को यहाँ बिठाए हैं तो यहाँ पे किसको बिठाएंगे, T, क्योंकि R और T दोनों Q के एक ही तरफ है। मतलब इसी दोनों सीट पे R और T बैठता तो R का जगह जैसे ही फिक्स हुआ, T का भी क्लियर आपका यहाँ पे हो गया। आगे चलिए, अब क्या बोला है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग P Q R T सबको बिठा लिए, एक सीट बचा हुआ है, व्यक्ति भी एक बचा हुआ है, तो उस बचे हुए सीट पे बचे हुए व्यक्ति को बिठा लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, Q और P के बीच में कौन बैठा है, Q और P के बीच में कौन है, S। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प C हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह आपका ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ओपन अरेंजमेंट के क्वेश्चन में व्यक्ति को या तो उत्तर दिशा की ओर बिठाया जाएगा या फिर दक्षिण दिशा की ओर। आगे क्वेश्चन आपका आने वाला है जिसमें व्यक्तियों को उत्तर दिशा की ओर बिठाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका कोडेड इक्वेशन से है। इसमें देखिए क्या बोला है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में माइनस का अर्थ है जोड़, यानी जहाँ भी माइनस है ना वहाँ पे आपको जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़, जहाँ माइनस है वहाँ जोड़ कर लीजिए। उसी तरह से प्लस का अर्थ है भाग, जहाँ भी प्लस है वहाँ पे आप कर लीजिए भाग। और गुना का अर्थ है घटाना, जहाँ भी गुना है वहाँ आपको माइनस कर लेना है। और भाग का अर्थ है गुना, और जहाँ भाग है वहाँ पे आपको कर लेना है गुना। बस अब आगे आपको क्या करना है कि इसका कैलकुलेशन जो है बोर्ड मास के हिसाब से कर लेना है। चिन्हों को बदल दीजिए जिस तरीके से बोला गया है। माइनस का अर्थ जोड़ है तो जहाँ माइनस है वहाँ पे आप प्लस करिए, प्लस का अर्थ भाग है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आप भाग करिए। बस चिन्हों को बदलना है, जैसे यहाँ बोला गया वैसे चिन्हों को बदलिए। और बदलने के बाद आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कर लेना है। और बोर्ड मास के अनुसार पहले किसका क्रिया होगा, भाग का, फिर गुना का, फिर प्लस का और फिर माइनस का। तो आइए भाग का क्रिया पहले करते हैं। 72 में 8 से भाग करिएगा, कितना होगा, 9। अब 9 हो गया इस दोनों का वैल्यू। अब यहाँ पे आप भाग कर चुके, अब गुना करिए, 9 गुना 24, तो 9 गुना 24 करिएगा, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21, 216 हो जाएगा। यानी इस पूरे का वैल्यू आपका कितना, 216। इधर आपका पहले से क्या है, 240, तो 240 माइनस 216 और प्लस कितना, प्लस का आपका 6 है। प्लस वाले वैल्यू को एक साथ जोड़िए, 240 और 6 कितना, 246। 246 में से 216 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम लोग सोल्व किए। बस हमें क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास के अनुसार कि पहले भाग का क्रिया होगा, फिर गुना का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। हालांकि बाकी जो बोर्ड मास है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका सिलॉक्स से है। सिलॉक्स से क्वेश्चन में करना क्या होता है, कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष मिलेगा। हमें कथन के हिसाब से बनाना है वेन डायग्राम और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निकालना है निष्कर्ष। तो आइए, यहाँ सिंपल सिंपल दो कथन है। सभी नीले सफ़ेद है, जितना भी नीला है ना सब सफ़ेद है। तो नीले को क्या बनाना है, सफ़ेद, यह नीला हो गया, और जो भी नीला है ना वह आपका सफ़ेद है। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कुछ सफ़ेद स्लेटी है। अच्छा, सफ़ेद का कुछ हिस्सा स्लेटी है, जो क्वेश्चन में अस्पष्ट रहे ना वही चीज़ आप वेन डायग्राम में बनाइएगा। क्या बोला है, कुछ सफ़ेद स्लेटी है, तो सफ़ेद का ही कुछ हिस्सा हम लोग स्लेटी बनाएंगे, कन्फर्म तो यही है। आगे अब हमें निकालना है निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जहाँ भी डाउट होगा वह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों निष्कर्ष देखिए, इसके आधार पर निष्कर्ष निकालिए, बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या बोला है, सभी स्लेटी सफ़ेद है। क्या सभी स्लेटी सफ़ेद है, नहीं। कब होता, जब स्लेटी के ऊपर से सफ़ेद होता। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे में चलिए, सभी स्लेटी नीले है। क्या सभी स्लेटी नीला है, नहीं है। सभी स्लेटी नीला कब होता, जब स्लेटी के ऊपर से नीला होता। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुपालन यहाँ पे कर रहा है। दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका यहाँ गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यह भी आपका क्वेश्चन जो है वह आपका एनालॉजी से ही है। भुवनेश्वर का जो संबंध उड़ीसा के साथ है वही संबंध आइजोल का किसके साथ हो जाएगा, मिजोरम के साथ हो जाएगा। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी, उसी तरह से आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की। आगे चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जीके जीएस भी आपका टेस्ट यहाँ पे हो गया। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ बोला है कि एरो को कोड किया गया फूज से, एरो, ठीक है,
देखिएगा ARROW, इसका कोड क्या है? इसका कोड है FOOSE। उसी प्रकार से देखिए जर्म का कोड है थोर, GERM, इसका कोड क्या है? THOR। ठीक है, चलिए इसी आधार पे हमें कोड किसका बताना है? मावर का, MOWER, इसका कोड हमें बताना है। गौर से देखिएगा, जब इस तरह से कोडिंग किया जाए ना, तो यहाँ पे हम एक चीज़ मैच कराएंगे। दोनों में देखिए तो दोनों में कोई टर्म है जो मैच कर रहा है। यहाँ पे भी A है, चलिए ये AR है और यहाँ भी R है। R का कोड यहाँ भी O, R का कोड यहाँ भी O, यहाँ भी R का कोड क्या है? O है। मतलब कि आमने सामने कोड यहाँ पे लिखा गया है, प्रत्येक लेटर का कोड उसके जस्ट सामने है। और यहाँ जो भी लेटर है इन्हीं दोनों में उपस्थित लेटर से बनाया गया है यह वर्ड। तो आसानी से अब आप अपना आंसर चुन सकते हैं। M का कोड क्या है? R, तो M के जगह लिख लीजिए R। O का कोड क्या है? S, तो O के जगह लिख लीजिए S। W का कोड E, तो W के जगह E। उसी प्रकार से E का कोड है H, तो E के जगह H लिख लीजिए। R का कोड R यहाँ पे है O, यही आपका आंसर हो जाएगा RSEHO। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नंबर 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 और नंबर 12। यहाँ पे देखिएगा नंबर 11 और नंबर 12। 11 में क्या लॉजिक है, गौर से देखिएगा। 31 से 90 बनाना है, कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, +49 किया गया है। ठीक है, क्या किया गया आपका? +49 किया गया है। 31 में 49 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपका? 31 में अगर 49 जोड़ते हैं तो 90 नहीं होगा। यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा? यहाँ पे आपका 59 जोड़ा गया है, नहीं तो 31 प्लस कितना? +59 आपका हो जाएगा 90। उसी प्रकार से अगर 43 में हम लोग जोड़े 59, क्या होगा? 9 3 12 2 हासिल 1 5 4 9 और 1 10, 102। विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल यहाँ पे लॉजिक था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 घटा के तिगुना 90। क्या यहाँ भी 1 घटा के तिगुना करने पर आंसर आ जाएगा? तो 43 में से 1 माइनस करिएगा 42, 42 त्रिक 126 ऑप्शन में नहीं है, तो वह लॉजिक आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। सिंपल सा इसमें 59 जोड़ के इसको लाया गया, उसी प्रकार से इसमें 59 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 102। तो कभी कभी इतना सिंपल लॉजिक भी आपका होता है। ठीक है, नंबर 12 क्वेश्चन में आइए। हम लोग बड़े बड़े लॉजिक को सोचते रहते हैं और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले काउंट करते हैं कि टोटल कितना लेटर का उपयोग यहाँ पे किया गया है। गौर से देखिएगा, 1 2 3, ब्लैंक को भी काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यहाँ पे लेटर है। तो 18 लेटर में या तो 3 3 का 6, ठीक है, 3 3 पद का 6 यहाँ पे बनाया गया होगा, या फिर 6 6 का 3 टर्म 6 6 का 3 सीरीज यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो पहले 3 3 में बांटते हैं। चलिए इसको 3 3 में बांट लिए। गौर से देखिए क्या करना है, 3 3 में आपको यहाँ पे बांट लेना है। अब कंपेयर करिए, यहाँ पे C2 है और X2C है। आप ऐसा करिए, इसका कंपैरिजन इसके साथ करके देखिए। यहाँ देखिए C के बाद क्या है? X, तो C के बाद यहाँ पे X है, C.X। तो अगर हम यहाँ पे x लेते हैं क्योंकि आखिरी में x है, तो C2x, उसी प्रकार से C2x, फिर अल्टरनेट में क्या होगा? अल्टरनेट में भी आपका हो जाएगा C2x। यह जो लाइन है हम लोग गलत जगह पे डाले हैं, क्या हो जाएगा आपका? C2x। उसी प्रकार से चलिए अल्टरनेट में हम लोग देख रहे हैं तो C2x आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या है? सेकेंड अल्टरनेट में X2C, तो यहाँ भी X2, इसके बाद C, यहाँ भी X2, उसके बाद क्या हो जाएगा? X2C हो जाएगा। तो यह लॉजिक आपका यहाँ पे उपयोग किया गया था। तो हमें क्या क्या भरना पड़ा? X, उसके बाद 2, उसके बाद C, X2C, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आप सीधे इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या है। दरअसल सीरीज किस तरीके का बन रहा है, गौर से देखिएगा। पहले C2X, फिर X2C, फिर C2X, फिर X2C, फिर C2X, फिर X2C। यही सीरीज आपको यहाँ पे बना देना था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज यानी 5 गुना और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91। जब किसी संख्या फिर उसके 5 गुना और फिर उसके वर्ग को आपस में जोड़ते हैं तीनों को तो 91 आता है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। क्या 6 में 6 का 5 गुना यानी 30 और 6 का स्क्वायर यानी 36 ऐड करेंगे तो 91 आएगा। 30 और 36 कितना हो जाएगा? 66 और 6 72 नहीं आएगा, यानी 6 तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 9 में
9 में 9 का स्क्वायर और 9 का 5 गुना जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगा, नहीं होगा। क्या 7 के साथ हो सकता है? हो जाएगा। देखिए 7 और इसमें 7 का 5 गुना यानी 35 और 7 का स्क्वायर यानी 49, जोड़िए तो ज़रा सा। 49 और 7 कितना होगा? 49 और 7 हो जाएगा आपका 56, 56 और 35 91, 91 आ जा रहा है, यानी विकल्प डी हमारा आंसर हो रहा है। क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसको फॉलो कौन कर रहा है? विकल्प डी। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? किसी संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, यानी इन तीनों को जोड़ा जाता है तो योग 91 आना चाहिए, यानी संख्या फिर उसका 5 गुना और फिर उसका वर्ग, जब इन तीनों को जोड़ा जाता है तो 91 आता है। तो ऐसा कौन सा संख्या है? तो विकल्प से चुनेंगे, विकल्प डी आंसर हो जाएगा। नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है? इस समूह से जो असंगत है उसका चयन करना है, यानी कि जो विषम है। चारों ऑप्शन में से 3 किसी न किसी आधार पे जो है वह एक दूसरे के समान है, लेकिन चौथा इसमें डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को हम लोग को चुनना है। और से देखिए बाकी सभी ऑप्शन में HIJ सीरियल से है, DEF सीरियल से है, NMP, अच्छा NMP सीरियल नहीं है, QRS यह भी सीरियल से, QRS HIJ DEF, लेकिन N के बाद क्या होना चाहिए? O, तो NOP होना चाहिए, यानी कि यही आपका क्या है? इसमें विषम है। बाकी सब आपका सीरियल से है, यह आपका सीरियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। बोला क्या है? देखिए, इंडिया इज़ माई कंट्री का कोड है 8573, ठीक है। इंडिया इज़ माई कंट्री, इसका जो कोड आपका दिया है ना वह कितना है? 8573 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैम इज़ माई फ्रेंड, आगे है सैम इज़ माई फ्रेंड, इसका देख लीजिए कोड कितना है। सैम इज़ माई फ्रेंड का कोड है 8634। आगे क्या है? माई कंट्री, इसका कोड है 73। माई कंट्री, इसका कोड कितना है आपका? इसका कोड है 73, ठीक है। और आगे क्या है आपका? टीम इंडिया, इसका कोड है, आगे है आपका टीम इंडिया और इसका कोड है 59। सबका कोड यहाँ पे दे रखा है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है? बोला है कंट्री का कोड क्या होगा, हमें कंट्री का कोड बताना है। कंट्री का कोड खोजना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन सभी में देखिए कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? सबसे ज़्यादा कॉमन माई है। माई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में माई है, तो तीनों में एक कोड कॉमन होगा, ठीक है। चूंकि तीनों जगह माई है तो तीनों जगह एक कोड कॉमन होगा। तीनों में देखिए तो क्या कॉमन है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि माई का कोड 3 है, तो जो कंट्री बचा उसका कोड क्या होगा? 7। हमसे कंट्री का ही कोड पूछा था, क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प बी। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर ऐसे क्वेश्चन में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का इंस्ट्रक्शन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। उस फिगर का हम लोग को चयन करना है जो प्रश्न आकृति में निहित है, यानी ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में है? ऐसा फिगर घुमाना नहीं है आपको। देख लीजिए बिल्कुल सेम फिगर विकल्प डी में है, देख लीजिए यह चीज़ जो है आपका यहाँ पे यह चीज़ जो विकल्प डी में तो लग रहा है कि नहीं है, विकल्प सी में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। देखिए ज़रा सा, यही चीज़ है ना। चलिए यह कहाँ पे निहित है? यह चीज़ जो है किस में निहित है? विकल्प बी में, तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। देखिएगा क्या किया गया है। एस आपका होता है 19 पे, 19 से आपका 16 -3, 16 से 13 -3, 13 से आपका 10 -3, तो 10 से -3 करेंगे 7, 7 नंबर पर क्या आ जाएगा? जी, पहला में -3 किया गया। आगे देखिए, आगे के 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 17 और 2 19। जी के बाद क्या आएगा? एस। जी के बाद एस वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19। 18 नंबर क्वेश्चन आपका डिक्शनरी से है, शब्दकोश के अनुसार हमें यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। आइए शब्दकोश के अनुसार अरेंज करते हैं। शब्दकोश में क्या होता है? अल्फ़ाबेट के अनुसार होता है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर सब में पी है, दूसरा आर, तीसरा ई, तो 3 लेटर से तो हम लोग यहाँ पे नहीं पहचान पाएंगे। PRE, सब में PRE है, PRE है, इसको छोड़ दीजिए, या तो सब में है। अच्छा एक सेकेंड देखिए, PRE इस तीनों में है और इसमें क्या है? PR के बाद I है, तो E और I में पहले कौन आएगा? PR तो सब में कॉमन था। उसके आगे से देखते हैं, सब में E है और इसमें क्या है? I, तो E और I में पहले E आएगा, बाद में I आएगा, तो बाकी सभी में E है, यानी इन सब के बाद 2, यानी 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो बाकी सभी ऑप्शन तो ठीक है, विकल्प
विकल्प सी को छोड़ के, क्योंकि 2 नंबर वाला में क्या है यहाँ पे आई, बाकी सब में यहाँ पे ई है, तो ई वाला पहले और आई वाला बाद में, ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। ठीक है, आगे चलिए। अब पहले स्थान पे कौन आएगा, तो देखिए पी आर के बाद इसमें एस है, एम है और यहाँ पे पी है। तो एस एम और पी में पहले क्या आता है, एम, तो पहले आपका आ जाएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, चलिए पहले क्या आएगा, 5 नंबर वाला। अच्छा, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद देखिए एम है, उसके बाद एस है, पी है, तो 5 के बाद 4 नंबर, तो विकल्प पे 5 के बाद 4 वाला एकमात्र ऑप्शन विकल्प पे हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहले क्या आएगा देख लीजिए, पी आर ई, यहाँ पे है आपका एम, चौथा लेटर देखिए तो एम है, बाकी सब में एस है, तो एम वाला पहले और एम वाला के बाद कौन आएगा, पी, चूंकि सब तो एस वाला है, तो पहले 5 उसके बाद 4, ऐसा केवल एक ऑप्शन है विकल्प ए, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग से है। सर्किल का कोड यहाँ पे दिया है, तो सी 3 और 1 4, आई आपका होता है 9, तो 9 और 3 12, पहला में +1 दूसरा में +3 किया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए s +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा t, और दूसरा में क्या किया है, दूसरा में जो है आपका -3 किया है, तो यहाँ पे जो है Q 17 पे 17 -3 करेंगे 14, यानी 14 नंबर पे कौन सा लेटर, n। फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे है आपका 3 3 और 1 4, तो हम लोग उसी तरह से s +1 t, यह आपका क्या है, यह है आपका 9 9 और 3 12। आगे चलिए, और 18 18 और 5 23, तो यू आपका 21 21 और 5 26, टी एन के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, टी एन उसके बाद जेड, ऐसा एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए टी एन के बाद जेड वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूरे सोल्व करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए नंबर 20 और नंबर 21, नंबर सीरीज़ का दोनों क्वेश्चन है। देखते हैं क्या किया गया इसमें। 19 से 23 बनाइए +4, 23 से 32 बनाइए +9, 32 से 48 बनाइए +16, 48 से 73 बनाइए, यहाँ पे क्या है 48 से 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, यानी +25। गौर से देखिए 4 यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर यानी 36 ऐड करेंगे। पहले 4 बढ़ाया, फिर 9, फिर 16 25, अब 36 बढ़ाएंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा और 7 और 3 10, 109 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पहले 4 बढ़ाया यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो अब हम 6 का स्क्वायर आगे जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 24 से 40 बनाइए। 24 से क्या बनाया गया 40, तो प्लस कितना +16, 40 से 64 प्लस कितना +24 किया गया है, 64 से 104 प्लस कितना +40 किया गया है। उसी प्रकार से अगला क्या होगा यह देखना है, पहले 16, फिर 16 8 24, और फिर 24 के बाद कितना 40, तो 24 और 16 40। अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पे समझिएगा, पहले कितना जोड़ा इसमें 8, अब कितना जोड़ा गया इसमें 16। ठीक है, पहले तो इसमें 8 जोड़ा, अब कितना जोड़ा इसमें 16, तो अब हम लोग जोड़ेंगे 32, तो 40 और 32 कितना हो जाएगा 72, तो 104 + 72 176 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, पहले 16 इसमें जोड़ा गया, फिर 24, फिर आगे कितना 40। अब किस तरीके से जोड़ा, पहले 16, फिर 8 बढ़ा के, फिर 16 बढ़ा के, तो अब हम 32 बढ़ा के जोड़ेंगे, तो 40 और 32 72, 104 में 72 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 176। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका डाइस से है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी डॉलर के विपरीत क्या होगा। कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, इस दोनों डाइस में देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए YZ यहाँ भी है, YZ यहाँ भी है, दोनों में YZ कॉमन है, तो कॉमन को छोड़ के जो आपका अनकॉमन बचता है ना, वही एक दूसरे का उल्टा। तो डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंड। हम लोगों से पूछा है डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब 2 लेटर कॉमन हो, जब 2 संख्या कॉमन हो, तो एकमात्र जो संख्या बचता है ना, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। आगे चलिए, नंबर 23 क्वेश्चन देखिए। प्लस का अर्थ है पुत्री, R+S का अर्थ है RS की पुत्री, यानी प्लस से पुत्री को दर्शाया, माइनस से पति को, गुना से दर्शाया है भाई को। अब हमें यहाँ पे बताना है कि T गुना भी प्लस Z का मतलब क्या होगा, तो गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब है भाई, यानी T भी का भाई है, T गुना भी यानी T भी का भाई है, तो T और भी दोनों साथ में आएगा, और T भाई है मतलब T का जेंडर भी क्लियर है, क्या है पुरुष है, तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में। हमें क्या करना है, पुरुष को रखना है ट्रायंगल में, महिला को रखना है सर्कल में। प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, तो इससे आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। सेम जनरेशन वाले को साथ में, माता पिता को जस्ट उसके ऊपर, संतान को जस्ट उसके नीचे, और बगल में भाई बहन।
अब चलिए, तो टी गुना भी, आर गुना एस का अर्थ है आर एस का भाई है, तो टी गुना भी का अर्थ है टी भी का भाई है। आगे प्लस का अर्थ क्या है, आर प्लस एस का अर्थ आर एस की पुत्री, तो भी प्लस जेड का अर्थ है भी जेड की पुत्री। भी किसकी पुत्री है, जेड की, तो जेड कहाँ रहेगा, ऊपर, चूंकि भी जो है जेड की पुत्री है और पुत्री है मतलब कि महिला है, इसको कहाँ रखेंगे, सर्किल में। अब गौर से देख लीजिए, दोनों का जेंडर क्लियर हो गया, यह दोनों साथ में, मतलब यह भाई है यह बहन है, या महिला है तो भाई, सॉरी पुरुष है तो भाई, महिला है तो क्या हो जाएगी, बहन। अब इस दोनों का माता पिता में से कोई एक, जेड जो है, जेड का चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन इस दोनों का माता या पिता जेड होगा, और जेड का यह दोनों क्या है, संतान। अब विकल्प का चयन करना है, टी जेड का पिता है, टी जेड का पिता, यह तो गलत है, पिता रहता तो टी के ऊपर रहता जेड, ठीक है, पिता रहता टी तो जेड के ऊपर रहता, ठीक है। आगे देखिए, टी जेड का पुत्र है, क्या टी जेड का पुत्र होगा, बिल्कुल होगा, देख लीजिए, टी के ऊपर है जेड, तो टी क्या होगा, जेड का पुत्र होगा। जेड माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है, जेंडर क्लियर नहीं है इसका, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो पता है कि जेड का ही संतान टी है, और टी पुरुष है यानी पुत्र है, तो यह बिल्कुल सही है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण आपका यहाँ पे रखा गया है और हमें बताना है कि यहाँ जो लेटर आपका लिखा गया है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण में वह राइट टू लेफ्ट, यानी जो भी राइट में है वह लेफ्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एल, और एल भी इस तरीके से होगा। तो एल से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, बी और डी है। तो दो विकल्प तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, विकल्प ए और विकल्प सी। शुरुआत किससे होगा, शुरुआत एल से होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह चीज़ जब भी दर्पण में देखिएगा तो जो लास्ट वाला लेटर है वह पहले आएगा, इस ऑर्डर में, पहले एल उसके बाद ए उसके बाद सी, इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर रैट का बोला जाए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो पहले टी उसके बाद ए और उसके बाद आर, इस तरीके से, ठीक है। जल में क्या होता है, या फिर मिरर नीचे रखा जाएगा उसका भी मतलब जल होगा। मिरर चाहे बाईं ओर हो या दाईं ओर हो या सामने हो, उस केस में प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। लेकिन जैसे ही मिरर को नीचे, जैसे PQ पे मिरर है, इसको अगर नीचे से रखा जाएगा तो यह जल प्रतिबिंब हो जाएगा। और जल में क्या होता है, किसी भी लेटर का जो है वह इमेज उसके जस्ट सामने ही बनता है, बगल में ही बनता है, ठीक है, बाएं से दाएं नहीं बनता है। इसमें क्या होगा, दाएं से बाएं, जो दाएं वाला है वो पहले आएगा। अब आगे एल के बाद क्या आएगा, ए। तो अब दोनों को मैच कराइएगा, एल के बाद ए। देख लीजिए, जहाँ पे मैच नहीं करेगा वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। एल है, यहाँ भी ए है, सी है, 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें देखिए 2 के बाद जी है, यहाँ पे आई है, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, आई। तो 2 के बाद इसमें जी आ गया, यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। यह दोनों मैच किया, तो यह दोनों कहाँ तक मैच किया है, यहाँ तक मैच किया, 2 तक। अब 2 के बाद जी है इसमें और इसमें आई है, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए था, आई, यहाँ पे जी आ गया है, बस। आगे क्वेश्चन नंबर 25। यह क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है और ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिएगा बोला क्या है, बोला है 8 मित्र ABCDEF G और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका चेहरा उत्तर की ओर है, मीन्स की नीचे की ओर है, ठीक है। और जिसका भी चेहरा नीचे की ओर होगा उसका बाएं दाएं बिल्कुल हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा बायां होगा वो इसका भी बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वो इसका भी दायां होगा। अब देखिए क्या बोला है, F D और G के बीच में बैठा है। क्वेश्चन हम लोग हमेशा वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से बाएं दाएं बोलेगा, तो इसको अंडरलाइन करके छोड़ते हैं। B H और A के बीच बैठा है, चलिए यहाँ तक छोड़ दिए, आगे बढ़िए। E G के बाईं ओर तीसरे, यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। E कहाँ है, G के बाईं ओर तीसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिठा लेंगे G को। सबसे पहले किसको बिठाएंगे, G को, क्योंकि क्या बोला E के बारे में, E G के बाईं ओर है, तो पहले हम G को बिठा लेंगे तभी तो E को बिठाएंगे। अब E को बिठाइए, E को कहाँ बिठाना है, G के बाईं ओर तीसरा। तो G को बिठा लिए, G के बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर तीसरा, यही है G के बाईं ओर तीसरा। यहाँ पे किसको बिठाना है, E को बिठाना है, ये तो क्वेश्चन में बोला है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब बोला है जी एक सिरे पे बैठा हुआ है, एक सिरे पे जी बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है एक सिरा समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब है कि अब इसके आगे व्यक्ति नहीं होगा, इसके दाएं में व्यक्ति नहीं होगा, जो भी व्यक्ति होगा इसके बाएं में। तो 4 ही व्यक्ति बैठा है, टोटल 8 व्यक्ति को बिठाना है, यानी बचा 4 व्यक्ति जो है वह पक्का इसी तरफ होगा, ठीक है। जो बचा 4 व्यक्ति है वह इधर ही होगा, क्योंकि जी जो है एक सिरे पे बैठा हुआ है। आगे देखिए क्या बोला है, HC के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। चलिए इस लाइन का काम हम लोग आगे करेंगे। HC के बाईं ओर तीसरा, C का पोजीशन अभी से क्लियर नहीं हो रहा है, ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में, कुछ और हिंट्स मिल जाएगा। F D और G के बीच बैठा है, F कहाँ है, D और G के बीच। तो G और D
इसके बीच में हमें किसको बिठाना है, एफ को। तो जी बैठा हुआ है, डी को यहाँ बिठाएंगे तभी तो जी और डी के बीच में जगह बनेगा जहाँ पे हम एफ को बिठाएंगे। चलिए तो 4 व्यक्ति को तो बिठा दिए। अब क्वेश्चन के इस लाइन में आते हैं जहाँ पे बोला है एच सी के बाईं ओर तीसरा। एच कहाँ है, सी के बाईं ओर तीसरा। तो सी को अब हम कहाँ बिठा सकते हैं कि बाएं तीसरा जगह खाली हो। क्या सी को इन चारों में से, इन तीनों में से किसी पोजीशन में बिठा सकते हैं, नहीं बिठाएंगे। अगर सी को यहाँ बिठाएंगे तो बाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, यहाँ सी को बिठाएंगे तो बाएं तीसरा जगह खाली नहीं है, यानी सी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो बाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली मिलेगा जहाँ पे हम किसको बिठाएंगे, एच को बिठाएंगे। क्योंकि बोला है कि एच जो है वह सी के बाईं ओर तीसरा, तो सी को हमें वहाँ पे बिठाना है जहाँ से बाएं तीसरा जगह खाली हो। तो यही एकमात्र जगह है जहाँ पे हम सी को बिठाएंगे तो बाएं तीसरा हमें जगह मिलेगा। चलिए अब देखिए क्या है। अब बोला था बी एच और ए के बीच, बी जो है वह एच और ए के बीच, तो एच बैठा है, ए को यहाँ बिठाएंगे तभी तो एच और ए के बीच में जगह बनेगा जहाँ पे हम किसको बिठा देंगे, बी को बिठा देंगे। अब सभी व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ए और ई के बीच कौन बैठा है। ए और ई के बीच देख लीजिए, ए और ई के बीच कौन बैठा है, सी। विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए और ई के बीच में कौन बैठा है यही हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है, चलिए तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।